नमस्कार मित्रों, सूचना की दुनिया पर आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर सुभाष चंद्र सिंह, राज्य सूचना आयुक्त उत्तर प्रदेश। आज मैं गाजियाबाद में हूं मित्रों, राजनगर एक्सटेंशन में। पत्रकारिता में जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा, ऐसे श्री बलदेव भाई शर्मा जी के साथ उनके घर पर हूं मैं। बलदेव भाई शर्मा जी बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं। 40 साल से अधिक पत्रकारिता जीवन इनका रहा। पांचजन्य, स्वदेश, अमर उजाला, दैनिक भास्कर, नेशनल दुनिया आदि पत्र पत्रिकाओं में वरिष्ठ संपादक, वरिष्ठ पत्रकार, ब्यूरो चीफ के रूप में इन्होंने लंबे समय तक काम किया। एनबीटी के चेयरमैन रहे। नेशनल बुक ट्रस्ट, जो भारत सरकार का पुस्तकों को प्रकाशित करने वाली सबसे बड़ी संस्था है, उसके चेयरमैन रहे। इसके अलावा धर्मशाला स्थित केंद्रीय विश्वविद्यालय में प्रोफेसर और हेड ऑफ डिपार्टमेंट रहे। इस समय कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर हैं। रायपुर में यह यूनिवर्सिटी है, जो पत्रकारिता के अध्ययन और अध्यापन का बड़ा केंद्र है। तो आज मैं बलदेव जी के साथ हूँ। बलदेव जी का पत्रकारिता में बहुत गहन अध्ययन है, कई इन्होंने पुस्तकें भी लिखी हैं और राष्ट्रवादी पत्रकारिता के एक प्रकार से आधार स्तंभ माने जाते हैं। आरटीआई के संदर्भ में आज मैं बलदेव जी से चर्चा करूंगा। एक बड़े विश्वविद्यालय के कुलपति के नाते, वाइस चांसलर के नाते और इतनी लंबी पत्रकारिता जीवन में अपना समय खपाने वाले बलदेव जी, आपसे मैं ये जानना चाहूँ कि आरटीआई के संदर्भ में आपके मन में अगर कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा, वो भी आप कर सकते हैं। और आरटीआई के बारे में ओवरऑल आप क्या सोचते हैं? वास्तव में सुभाष जी, ये आपका बहुत सार्थक प्रयास है। आपके YouTube पर मैं आरटीआई के संबंध में जो आप जानकारियाँ देते हैं, वो वास्तव में बहुत नॉलेजफुल हैं और सामान्य जन के लिए जो आरटीआई का उपयोग करने के बारे में जानते नहीं हैं, दूसरा आरटीआई के कारण जिनको बहुत दिक्कतें भी आती हैं। कई लोग ऐसे हैं जो आरटीआई का दुरुपयोग करके अपने स्वार्थों के लिए उसे उपकरण बनाते हैं। उनसे बचने का भी बहुत सारा ज्ञान आपके उस यूट्यूब चैनल से मिलता है। मैं भी उसको देखता हूँ और प्रशासनिक पद पर विश्वविद्यालय में होने के कारण हमको भी ऐसी बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता है। लेकिन मेरा मानना है कि 2005 में जो आरटीआई कानून बना और देशवासियों को ये जो एक हितकारक कानून मिला, उसका बड़ा लाभ हुआ है और पत्रकारिता क्षेत्र में तो ये एक क्रांतिकारी कदम के रूप में देखा गया है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो जनहित में पत्रकार सामने लाना चाहते थे, लेकिन वो अनेक सरकारी सुरक्षा कवचों के कारण बाहर नहीं आ पाती थी चीज़ें। आरटीआई कानून के कारण पत्रकारों को ये अधिकार मिल गया और कैसे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर जो लोक कल्याणकारी हैं, लोक जागरण के बिंदु हैं, उन पर आरटीआई के कारण जानकारी निकाल कर और उनको प्रकाशित किया गया। तो पत्रकारिता के क्षेत्र में तो है ही, लेकिन सामाजिक क्षेत्र में बहुत बड़ी क्रांति आई है। तो बहुत उपयोगी कानून ये है और इसकी उपयोगिता के कारण ये बहुत लोकप्रिय भी हो गया। लेकिन जो मैं महसूस करता हूँ, आरटीआई एक्टिविस्ट के रूप में कुछ लोग ऐसे भी सामने आए जिनके खिलाफ शिकायतें दर्ज हुईं, एफआईआर हुईं कि ये आरटीआई का दुरुपयोग करके लोगों को डराते हैं और उनका दोहन करते हैं। ये कुछ घटनाएं हैं, ज़्यादा नहीं हैं, लेकिन इसके कारण
आरटीआई का एक हौवा भी समाज में बनता चला गया। पर आपके जैसे लोग जो एक बड़े दायित्व पर हैं, सूचना आयुक्त के रूप में, वो केवल सूचना के अधिकार से संबंधित जो कानूनी समस्याएँ हैं, उन्हीं का निराकरण नहीं करते, पर जैसे मैंने पहले कहा कि यूट्यूब चैनल बनाकर आपने देशवासियों को बड़े पैमाने पर इस सब के प्रति जागरूक करने का जो काम किया है, वास्तव में आरटीआई कानून की ये बहुत आवश्यकता है कि लोगों को पता चले कि इसका सही उपयोग क्या है और इसके दुरुपयोग से वो कैसे बच सकें। तो बहुत उपयोगी और लोक हितकारक ये कानून है और इसका बहुत लाभ देशवासियों को मिला है, विशेषकर पत्रकारों को। ये सही है कि जब से आरटीआई कानून आया 2005 और उत्तर प्रदेश सरकार सूचना नियमावली भी बनी, वो उत्तर प्रदेश सूचना नियमावली दर्शकों को ये बता दें हम कि आरटीआई एक्ट 2005 कानून के आलोक में बनी है, दोनों में कोई विरोधाभास नहीं है। आरटीआई एक्ट में राज्य सरकारों को ये अधिकार भी दिया गया है कि वो अपनी आवश्यकतानुसार आरटीआई कानून के आलोक में अपनी नियमावली बना सकती हैं, लेकिन वो आरटीआई एक्ट के आलोक में ही बनाएगी, उनका ऐसी कोई नियमावली नहीं बनाएंगी जो आरटीआई एक्ट के विरोध में जाता हो। ये सही है कि आरटीआई एक्ट लागू होने के बाद 2006 में उत्तर प्रदेश में पहली नियुक्ति हुई और उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में जिसकी 24 करोड़ आबादी है, जागरूकता भी आई है, लेकिन आपका ये भी कहना सही है कि जिनको हम लोग आरटीआई एक्टिविस्ट कहते हैं, उन्होंने इस कानून का वास्तव में दुरुपयोग किया है और इससे हम जो है जूझते रहते हैं और ये हम सब लोगों के लिए पीठासीन अधिकारी के रूप में राज्य सूचना आयुक्तों के लिए ये बड़ी चिंता का विषय है, लेकिन इसका कोई समाधान अभी तक नहीं हुआ है। आरटीआई एक्टिविस्टों को रोकने का कोई प्रावधान नहीं है। बस दर्शकों को हम आज फिर बता दें कि एक बहुत सारे आरटीआई एक्टिविस्ट अगर बहुत सारी आरटीआई लगाते हैं तो आदित्य बंदोपाध्याय और एक आध दो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट्स के फैसले भी हैं जिनके आधार पर अगर सरकारी अधिकारी का मूल कार्य प्रभावित होता है तो उनको आरटीआई में जवाब देने से वो मना कर सकते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद मेरा अपना 4.5 पौने 5 साल का ये अनुभव है कि आरटीआई कानून वास्तव में समाज में क्रांतिकारी बदलाव लाने की एक आधारशिला बन गया है और इस कानून के माध्यम से जिनको हम गरीब गुरबा कहते हैं, जो वंचित वर्ग है, जो कम पढ़ा लिखा है, जिसको शासन प्रशासन की दुश्वारियों और उनकी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, वो 10 रुपए की आरटीआई लगा करके वास्तव में उसको एक संतुष्टि मिलती है कि कम से कम जो है उसकी समस्या का समाधान हो न हो, लेकिन सरकारी स्तर पर केबल पर उसकी पत्रावली जो है वो चल निकलती है। बाकी चूंकि आप वाइस चांसलर हैं, रजिस्ट्रार जन सूचना अधिकारी होते हैं, जैसा आपने पहले बताया कि आप भी जो है इससे जो है जूझते रहते हैं। क्या कोई ऐसा अनुभव आया जिसमें ऐसा आरटीआई कार्यकर्ता आया हो जिसके बारे में आपको ये लगा हो कि वास्तव में जो सूचना मांग रहा है वो सूचना देय नहीं है या वो जानबूझकर के परेशान करने की दृष्टि से आरटीआई मांग रहा है या ऐसी कोई जिज्ञासा आपके मन में हो, क्योंकि हम लोग 4.5 साल से आरटीआई को देख रहे हैं इसलिए लगभग उसके सभी प्रावधानों को लगभग हम लोग समझ चुके हैं, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि जो आरटीआई कार्यकर्ता नहीं है, आरटीआई नहीं लगाता है या हमारे जैसे अधिकारी हैं, उनके अलावा शेष समाज के लोगों को आरटीआई के बारे में बहुत जानकारी नहीं है। इसलिए उनकी जिज्ञासाएँ भी बहुत रहती हैं जानने की। तो सर आपके मन में अगर कोई ऐसी जिज्ञासा हो आरटीआई को लेकर के, तो हम कोशिश करेंगे कि उसका हम समाधान करें, अपने अनुभव के जैसे आधार पर। आरटीआई के बहुत सारे आवेदन हमारे यहाँ भी आते रहते हैं हुँ, और हमारा प्रयास रहता है कि आरटीआई अधिनियम के अंतर्गत हम उन सब का समुचित निस्तारण करें। लेकिन कई बार कुछ लोग जानबूझकर जैसा आपने कहा कि परेशान करने के लिए
और अपने हितों को साधने के लिए इस एक्ट का दुरुपयोग करते हैं। जैसे पिछले दिनों एक व्यक्ति ने हमारे यहाँ कुछ सूचनाएँ माँगी और उसमें लिखा कि मुझे 48 घंटे में ये सूचनाएँ उपलब्ध कराई जाएँ। तो उम, जो उस विभाग से जुड़े हुए हमारे यहाँ सूचना अधिकारी या अन्य कार्यकर्ता हैं, उनको लगा कि ये तो बहुत बड़ा संकट आ गया। 48 घंटे में कैसे सूचना देंगे? मेरी जानकारी में आया, उन्होंने बताया कि सर ऐसे-ऐसे मामला है। तो क्योंकि मैं आप जैसे कई विद्वान लोगों के संपर्क में रहता हूँ, तो कुछ-कुछ जानकारियाँ और पत्रकार होने के नाते सूचना के अधिकार अधिनियम की मुझे हैं। तो मैंने तुरंत उनको अधिनियम में से एक धारा निकाल कर जो 48 घंटे वाली है, वो दे दी निकाल कर और मैंने उनको कहा कि देखो इसमें घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये जो लोग हैं, ये केवल यही चाहते हैं कि डर के कारण या घबरा कर हम उनको जल्दबाज़ी में कुछ-कुछ सूचनाएँ दें, जिनका फिर वो हमारे खिलाफ इस्तेमाल करेंगे, गलत तरीके से। तो 48 घंटे की जो सूचना है, वो तभी दी जा सकती है जब किसी के लिए जीवन-मरण का प्रश्न बन गया हो और वो उनको दस्तावेज़ दस्तावेज़ प्रस्तुत करना पड़ेगा कि ये जीवन-मरण का प्रश्न है, ये 48 घंटे में इसलिए चाहिए। आपके इस आवेदन में तो न कोई ऐसा दस्तावेज़ है, न कोई जीवन-मरण का एक शब्द उन्होंने लिखा है कि मेरे लिए तो बहुत बड़ा संकट हो जाएगा, ये सूचना नहीं मिली, तो आपको घबराने की ज़रूरत ही नहीं है। तो वो इतने रिलैक्स हो गए जब उनको जानकारी हो गई कि अच्छा हम तो इतना डर रहे थे कि हम ऐसा हौवा जैसा बन गया है कि सूचना नहीं दी तो मानो फांसी पर लटका दिया जाएगा। इस एपिसोड में बस इतना ही। बलदेव जी से बातचीत का शेष अंश अगले सप्ताह देखिए। आप इस YouTube चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और शेयर जरूर करिए।